हेलो फ्रेंड्स, द लेमन बॉक्स मीडिया के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपको समय समय पे कुछ हस्तियों से रूबरू कराते हैं, जिनके एक्सपीरियंस आपको हम लोग शेयर करते हैं ताकि आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट होने का और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू जाने का मौका मिले। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री पवन गोयल जी हैं, जो श्री ग्रैंड सफारी के अपने मेन ऑनर हैं। आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। श्री पवन गोयल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लेमन बॉक्स मीडिया में। सर, पहले तो ये बताएं कि आपने किस तरह से अपनी यात्रा शुरू करी, किस तरह की आपकी जर्नी रही अब तक की, और किस तरह का आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा। देखिए, जर्नी का तो ऐसा है कि शुरू में स्कूलिंग मेरी जयपुर से ही है और कॉलेज भी जयपुर से ही किया मैंने। और पेरेंटल जो मेरा बिज़नेस रहा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का था। हम इंडियन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर थे, ट्रांसपोर्ट का काम था जी। और वो उस टाइम के दौर में और आज के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पुराने समय में जिन लोगों ने मेहनत की जी। और ईमानदारी से अपना काम किया, और वो आज सभी लोग जो भी मेरे जानकारी में आज एक मुकाम पे हैं और उन्होंने बिज़नेस में अपना नाम आज की तारीख में क्रिएट किया हुआ है। तो शुरू में हमारा पेट्रोलियम का काम था, इंडियन ऑयल का भी डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास। फिर मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मन में ये था कि पेरेंटल बिजनेस है, ये इस्टेब्लिश्ड है पूरा, और जितना इसमें कर सकते थे एफर्ट वो सब 100% है। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी कि कुछ ना कुछ और करें। कुछ स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से ही मन में थी एक भावना कि मुझे कुछ अलग हटके करना है। जी। तो उस वक्त 2004 या 5 के आसपास प्रॉपर्टी, बिल्डर्स और इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें मेरा एक मानस बना कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। क्योंकि एक शौक़ था मुझे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बनती थी मैं देखता था, तो मैं भी बनाऊं कभी, ऐसा कुछ एक ड्रीम था मेरा। और ड्यूरिंग दैट टाइम ही मैंने राघव बिल्डर्स एंड प्रमोशंस के नाम से शुरू किया गोपालपुरा बाईपास पे। और वो टाइम था कि प्रॉपर्टी की ग्रोइंग टाइम का, और उस वक्त हमने शुरू किया। मैंने प्लॉट्स लेते थे, पहले छोटे छोटे बनाया करते थे हम लोग, डुप्लेक्स बनाते थे या 9-10 फ्लैट्स बनाया करते थे, और शोरूम बनाते थे हम लोग, बैंगलोज बनाते थे। और उस वक्त ग्रोइंग टाइम था प्रॉपर्टी का। कई स्कीमें भी लिया करते थे, उसमें करते थे, करते 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 फिर चलते गए। फिर गोपालपुरा बाईपास और इसके आसपास हमने कई बिल्डिंगें बनाई। और आज की तारीख में भी जो क्लाइंट हमसे जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हुआ है, और आज भी हम कोई सी भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं, मार्केट में हम लेके आते हैं, तो हमें कभी तकलीफ़ नहीं आती है। हम किसी चीज़ की शुरू करते हैं, उससे पहले उसकी बुकिंग भी होती है और वो माल बिकता भी है हमारा। वो इसलिए कि मैं वो फील करता हूँ कि जिस तरह से घर में मैं रहता हूँ या जो तकलीफ़ मुझे आ सकती है, तो मैं किसी के लिए बनाऊँ घर या मैं किसी को कोई प्रॉपर्टी दूँ, तो उसको ये रहना चाहिए कि यार मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा कभी ऐसा मानस नहीं रहा कि शॉर्ट टर्म मैंने सोचा हो कि मैं अपने मुनाफे के लिए कि किसी को कुछ हम चेपने की कोशिश करें, ऐसा नहीं। हमने तो जब बनाया, घर बनाया या उसको जो दिया, तब भी यही था कि इसको अच्छी से अच्छी बेहतरीन क्वालिटी थी। और वही एक माउथ पब्लिसिटी ऐसा रहा कि हम आज की तारीख में प्रॉपर्टी लाइन में एक एस्टेब्लिश्ड नाम है। तो इस तरह से हम चलते गए। इसी जर्नी में दिमाग में था कि यार हमें होटल इंडस्ट्री में आना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ लैंड मेरे पास ऐसी थी कि कुछ प्लान कर सकता था मैं। तो सन 2007 में मैं होटल इंडस्ट्री में आया। पहला होटल मैंने रॉकलैंड हमने ओपन किया था, रॉकलैंड। उसके बाद सफारी गोपालपुरा बाईपास पे, और फिर ग्रैंड सफारी, फिर ग्रीन विला, ग्रीन व्यूज़, ऐसे करके एक चैन श्रृंखला हमने इसमें खोली। और होटल इंडस्ट्री में भी आए पूरा। हम एक संयुक्त परिवार में, फादर हैं राम अवतार जी गोयल, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने ही सिखाया कि किस तरह से हार्ड वर्क करना है और अपने सिद्धांतों पे चलना है और ईमानदारी से काम करना है। मेरे बड़े भाई साहब हैं प्रमोद जी, तो फादर राम अवतार जी और प्रमोद जी का हमेशा आशीर्वाद रहा मुझे, और बिल्कुल साथ चलते हुए उन्होंने बहुत कुछ सिखाया।
और कभी भी शॉर्ट टर्म में विश्वास नहीं रखा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। अगर आप बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे तो बहुत जल्दी आप नीचे आएंगे, ये प्रकृति का नियम है। आप स्टेबिलिटी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें। हो सकता है आपको सफलता या प्रॉफिट लेट मिले, लेकिन जब वो मिलेगा ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप पैसा भी आपको मिलेगा, गुडविल भी आपको मिलेगी, और एक आपका जो ग्रुप होगा उसका एक नाम होगा कि लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। तो वो एक अचीवमेंट जो होगा वो आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। जो आनंद आपकी उस चीज़ में आएगा कि यार इन लोगों के साथ जुड़ के हमें अच्छा अनुभव हुआ। तो इस तरह से प्रॉपर्टी और होटल लाइन में आए, और आज भी हमारी यही इच्छा रहती है, चाहे से ये लैंड और बिल्डिंग का वर्क हो, चाहे से होटल्स का काम हो, कि सामने वाले की संतुष्टि हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। आज होटल्स में मेरे बहुत होते हैं प्रोग्राम्स, इवेंट्स भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी होती हैं। तो मैं होटल स्टाफ को भी मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं जब कई बार मैं उनकी ब्रीफिंग लेता हूँ तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे लिए हो सकता है कि रोज़ 5 प्रोग्राम होंगे, लेकिन आने वाले के लिए वो एक पहला प्रोग्राम होता है। तो उसको आप उसी मानसिकता से अपना आउटपुट दें, उसको ये फील कराएं कि ये आपके लिए ही है जो कुछ है। तो अगर वो संतुष्ट होगा तो हम संतुष्ट होंगे, और वो आगे जाके भी कहेगा कि हमें बहुत अच्छा लगा। पवन सर, जैसे आपने बताया अभी हमें कि जैसे आपका पेरेंटल बिजनेस जो था वो पेट्रोलियम बिजनेस था, कितना मुश्किल रहा कि प्रॉपर्टी लाइन में आना, किस तरह के चैलेंजेस आपको स्टार्टिंग में फेस करने पड़े, घर वालों को क्या सपोर्ट रहा, किस तरह के ऑब्जेक्शंस घर वालों की तरफ से आए, थोड़ा सा इस बारे में हमें आप जानना चाहें। देखिए, कभी भी जब एक इस्टेब्लिश लाइन से आप नई लाइन में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको परिवार को ही अपने पक्ष में करना होता है। उन पहले थोड़ा होमवर्क करना होता है, उनको पहले पिक्चर दिखाई जाती है, और आपका परिवार आपके साथ है, आप में हिम्मत है और आप में जज्बा है कि नहीं, मैं कल को कुछ भी हुआ तो मैं उसको सही करके दिखाऊंगा। तो एक ताकत होती है। तो परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, मैंने उनको साथ में फेवर में लिया उनको, और फिर करके दिखाया। मैं एक नया बिल्कुल वेंचर था प्रॉपर्टी बिल्डर लाइन मेरे लिए। मैं गोपालपुरा बाईपास से शुरू किया हमने। तो बहुत सारे इस्टेब्लिश लोग थे, उनके बीच में आके अपनी जगह बनाना किसी भी बिजनेस में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका बैकग्राउंड कैसा है, उस पर सब चीज़ें डिपेंड करती है, और जो चीज़ आपके विरुद्ध चलती है वो भी आपके अनुरूप होती चली जाती है। तो प्रॉपर्टी लाइन में हमने सबको साथ लेके चला, और कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचा हमने। तो धीरे धीरे हम इस लाइन में चलते चले गए, लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता चला गया, एक क्लाइंट हमारी बनती चली गई, परिवार का पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहा। तो इसमें बाद में कोई तकलीफ आई नहीं। पवन सर, अपने जैसे आपने बताया कि होटल इंडस्ट्री में भी आपका रुझान रहा, और थोड़े समय बाद आपने होटल इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया, जिसमें आज आपने काफ़ी अच्छी सक्सेस पाली है। तो इसकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं कि किस तरह से आपका इसमें आना हुआ, किस तरह के चैलेंजेस आपको आए, क्योंकि आज की तारीख में आप पवन सर देखते हैं कि काफ़ी युवा हैं जो इस इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये क्यों अपील करती है इतनी इंडस्ट्री युवाओं को? बड़े बड़े जैसे MBA करके आ रहे हैं, BTech करके आ रहे हैं, लेकिन उनका रुझान किसी सरकारी नौकरी या किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने का नहीं होकर अपना खुद का प्राइवेट कैफ़े या होटल इंडस्ट्री खोलने का है। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी अपीलिंग है उनके लिए। तो इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के युवाओं को इसमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए। ये रुपेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही है कि होटल इंडस्ट्री हमेशा एक कैचिंग इंडस्ट्री रही है। आज का युवा हो, चाहे से 5 साल पहले की बात करें, या मैं मेरे टाइम की बात करूं 20 साल पहले, जब हम भी स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में, तो उस वक्त तो होटल एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। होटल के सामने से भी निकलते थे तो थोड़ी देर देखा करते थे, होटल को निहारा करते थे। तो उस वक्त भी एक ड्रीम था, जब हम 10 में पढ़ते थे या कॉलेज में थे, कि यार एक होटल हम भी बनाएंगे। क्योंकि कई बार अवसर मिला करता था कि होटल में कोई शादी वादी होती थी, या कहीं किसी से मिलने जाना होता था, या कोई मेहमान आया करते थे, तो होटल जाने का बड़ा सुखद एक्सपीरियंस होता था, वहाँ घूमना करना। तो एक ख्वाब था कि यार कभी मौका मिलेगा तो हम भी होटल बनाएंगे। और बस ऐसे जब जर्नी चलती रही, कॉलेज पास आउट किया, प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग लाइन में आए,
फिर अवसर मिला कि यार अब एक इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। सबको साथ लिया, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा, सब लोगों ने मिल के फिर अब सपने को ज़मीन पे उतारा। चाहे से वो छोटा सा ही था, लेकिन बड़ा आनंद आया उसमें और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने आगे भी खोला, क्योंकि हम कुछ बड़े कस्टमर को एंटरटेन नहीं कर पाते थे। सफारी लिया हमने, फिर ग्रैंड लिया, और फिर आगे भी चलता रहा ये कारवां। तो ये लाइन अट्रैक्ट करती है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर भी कहूँगा युवाओं को कि अभी जोश में मैंने देखा, कोरोना काल चल रहा है अभी, तो खैर बहुत बुरी स्थिति है अभी इस इंडस्ट्री की तो टूरिज़्म को लेके। लेकिन हम कोरोना से 5 साल पहले की बात करें, मैं जहाँ भी जाता था, चाहे से बिजनेसमैन हो, चाहे राजनीतिज्ञ हों, और चाहे से सोशलाइट हों, यूथ हो, हर दूसरा सपना होता था कि होटल, रेस्टोरेंट, रूफटॉप, हम ऐसी ग्लैमराइज दुनिया में जाएं और करें। और लास्ट 5 ईयर में एक आंधी तूफान की तरह इस इंडस्ट्री में लोगों का रुझान हुआ। कई स्टार्टअप्स थे, ओयो वगैरह, ये वो, उनकी वजह से भी ये था कि भाई हम नहीं चला पाएंगे तो इनको दे देंगे। और काफ़ी ज़बरदस्त 5 साल में इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया। और छोटे बड़े तो जयपुर की बात करूँ तो 1200 से 1300 होटल्स हैं यहाँ। बहुत सारा खोला, कईयों ने किराए पे भी लिया, कईयों ने बैंक ब्याज लेके खोला और कोशिश की। लेकिन होटल इंडस्ट्री एक बड़ा इंफ्रा है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इसको चलाना, इसके ओवरहेड खर्चे, इनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा होती है एक्चुअली। तो मैं युवाओं को या होटल इंडस्ट्री जुड़ने वाले या जुड़ना चाहते हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले होमवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बारे में आपकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, उसके व्यापार के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे चलाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा जो है इसमें पूंजी लगती है। और फिर अगर इसको हम चला नहीं पाएँ तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे उभरना बहुत भारी काम हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्लैमर हर चीज़ में होता है, लेकिन ग्लैमर से पहले होमवर्क होना चाहिए उसके बारे में, और एक टीम वर्क होना चाहिए, आपका बैकअप होना चाहिए कि कल को ऐसी परिस्थिति आ जाए कोरोना जैसी कि अचानक आपको 3 महीने के लिए सब चीज़ें बंद कर दी जाएं, और 3 महीने के बाद भी ये हो कि यार कोई कहीं से कोई सपोर्ट नहीं हो और हम आगे इसको किस तरह से रन करेंगे। उस वक्त आपके पास अगर बैकअप नहीं है, तो अभी हम देख रहे हैं 50% से ज़्यादा होटल्स बंद होने की कगार पे हैं। उनकी स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, न वो किराया दे पा रहे हैं, न EMI चुका पा रहे हैं, न तनख्वाह दे पा रहे हैं, न बिजली का बिल चुका पा रहे हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, या नए जो एंटरप्रेन्योर इस लाइन में आना चाहते हैं, कि हम होमवर्क करें पहले और एक बैकअप लेके चलें, उसके बाद ही इस लाइन में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पवन सर, मैंने काफ़ी देखा है कि युवाओं जो इस लाइन में अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपने बताया कि बैकअप होना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि यूथ है ना इतना ज़्यादा इस लाइन की तरफ अट्रैक्ट होता है बिना कोई प्रिपरेशन के या कोई एक्सपीरियंस के? वो स्टडी करता है वो किसी और चीज़ की, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि शायद इसमें क्विक मनी है, या ऐसा कुछ होता है कि नहीं हम एक होटल खोल लेते हैं, जैसा आपने बताया ग्लैमरस थोड़ा सा होता है। तो किस तरह का उनको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, किस तरह का उनको ये रखना चाहिए कि नहीं भाई आप पहले अपना एक्सपीरियंस गेन करें किसी चीज़ के लिए, और किस तरह से उनको जाना चाहिए? तो थोड़ा सा आप उनको ये गाइड करें कि सर कि होटल इंडस्ट्री सिर्फ अट्रैक्शन का नाम नहीं है, हर चीज़ को कोई भी बिजनेस हो वो XYZ उसके लिए एक एक्सपीरियंस लें, तो वो थोड़ा किस तरह से जाएं इस चीज़ को लेके? देखिए, किसी भी आप व्यापार में जाएं, अब वो समय नहीं रहा कि 1 मिनट में हमारे दिमाग में आया यार फटाफट कुछ चीज़ ली हमने और वो शुरू कर दी, किराए पे ले लिया, या हमने जिद करके कोई लैंड ले ली। या हमेशा 1 से लेके 10 तक आप उसका क्वेश्चन एरिया बनाइए। उसके बाद आप देखिए हम कितने पॉइंट, 1 नंबर में हम क्या अपने आप को पाते हैं, फिर 2nd, 3rd, 4th हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका एंड क्या होगा, और उसमें कभी भी विकट परिस्थिति आई तो उस वक्त हम किस तरह से फेस कर पाएंगे। इस तरह का होमवर्क आप करेंगे तो किसी भी बिजनेस में आपको तकलीफ नहीं आएगी। रही बात ग्लैमर की, तो ग्लैमर हमेशा क्रिएट किया जाता है। ग्लैमर तो होता है, लेकिन आप में भी क्षमता होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को अपने आप में कैसे ढाल पाएंगे। यदि हमें लगेगा कि हम, जैसे कहते हैं ना, छोटी पूंजी धनी को खाए, अब आप पूंजी कम है, बैकअप आपका है नहीं, सपोर्टिंग हैंड्स है नहीं, तो ये इस तरह की इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी देखा कोरोना के बाद बहुत प्रैक्टिकली, मेरी तो मोस्टली होटेलियर से बात होती रहती है,
इस वक्त जो संकट उनके सामने आ रहा है वो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है। आज भी वो होटेलियर्स ही चलेंगे या जिंदा रहेंगे फ़िलहाल कि जिनके पास पूंजी का बैकअप है, जिनके रिलेशंस हैं और जिनने क्वालिटी वर्क किया हुआ है। क्योंकि यही बहुत सारे किराएदार छोड़ के चले गए, अब वो मकान मालिक की बिल्डिंग खाली हो गई, किराएदार का सारा जो लगा हुआ था उसमें वो सब वेस्ट हो गया। तो लाखों करोड़ों का नुकसान अभी होटल की वजह से होटेलियर्स को हो रहा है। तो अब पहले तो चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया, लेकिन अब भविष्य में कभी भी आप कोई सा भी बिजनेस चूज़ करें, जैसे होटल की बात हो रही है, तो पहले इसके प्लस और माइनस सभी चीज़ों पे विचार करें, उसके बाद ही इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। कई बार अपने दोस्त होते हैं यार, छोटी छोटी पूंजी मिला लेते हैं, ये कर लेंगे, उसने भी ये कर लिया, इसने यार ये कर लिया वो कर लिया, इस बहकावे में नहीं आए। क्योंकि मैंने देखा है जो भी कभी भी 4 दोस्त या 5 दोस्त या 6 दोस्तों ने मिलके जो भी काम चालू किया वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। मैं 90% केसेस बता रहा हूँ ये, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने चलेंगे, 6 महीने या 8 महीने, क्योंकि प्रॉफिट में तो सबको अच्छा लगता है, आपस में बांट लें। और जब वो चीज़ जब नुकसान देने लगती है, कमाई नहीं हो पाती, हमारा 100% हम मेहनत भी कर रहे हैं, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक भारी नुकसान की तरफ जाना पड़ता है। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अभी अपन देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्रीज़ को सफ़र करना पड़ रहा है। तो अभी इसके बाद की स्थिति के बारे में थोड़ा बताएं कि इसके बाद में किस तरह की स्थिति रहने वाली है, किस तरह से हम लोगों को मूव करना चाहिए आगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो थोड़ा सा जल्दी उभर पाएंगी, या किस तरह की इंडस्ट्रीज़ को अब हमको अप्रोच करना चाहिए। जैसा कि अब देख रहे हैं हम कि काफ़ी लोगों की जॉब्स ले ऑफ हो गई हैं, काफ़ी बिजनेसेस को इफेक्ट्स हुआ है इस कोरोना की वजह से। तो क्या देखते हैं कि 3 या 4 महीने या 6 महीने के बाद में क्या सिनेरियो मार्केट का होने वाला है और किस तरह का मार्केट रहने वाला है? अभी आपने पूछा कि कोरोना के बाद क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, ये बात तय है कि कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में ये एक पैंडेमिक है, महामारी है, और पूरा विश्व में बंद रहा सारा कारोबार ऑलमोस्ट, और अब अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जब लॉकडाउन था तो सारे व्यापार बंद रहे और किसी के पास कोई होमवर्क नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा, कोई भी प्रिपेयर नहीं था। चाहे जो कोई सा भी वर्ग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, चाहे से सर्विस इंडस्ट्री के लोग हों, सभी लोग अपने घर बैठ गए, और घर बैठ गए तो कारोबार भी सबका बंद रहा। और अब ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन शुरू होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी चाहे से यूथ की बात करें, व्यापारी, इंडस्ट्री, सब लोग एक अजीब से डिप्रेशन में हैं, एक अजीब सी स्थिति में है। कोरोना भी गया नहीं है एक्चुअली, अनलॉक तो हो गया है, वो होना भी था लाजमी कि कब तक आदमी घर में बैठेगा, क्योंकि एहतियात तो बरतने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने भी कह दिया भाई डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, थूकें नहीं, जो भी चीज़ें हैं, और ये ज़रूरी भी है। अब रही बात हम व्यापार की बात करें तो देखिए, अब चीज़ें बदलेंगी सारी। अब हम सोचें कि बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट्स की बात करें या बहुत लंबी हम बात करें, वो सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। 2-4 महीने, 5 महीने, देखो भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि भारत देश 138 करोड़ देशवासियों का देश है। तो जब इतना बड़ा देश होता है, संसाधन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई 2 महीने में कोई प्रलय आ जाएगी। हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा और खुद के दम पे ही हमको आगे चलना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। इस वक्त हमें अपना जो मानसिक संतुलन है इसको बना के रखना पड़ेगा, और नए टाइम में कोरोना के बाद जो भी नए अवसर आ रहे हैं उनको अपने को देखना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी इंडस्ट्री हो। हम चाहे से टूरिज़्म की बात करें, चाहे से आप बिल्डर्स की बात करें, स्टील की बात करें, फर्नीचर्स की बात करें, कोई सा भी बिजनेस हो, अवसर सभी में होते हैं, लेकिन अब बदलाव की आवश्यकता है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन काफ़ी चलने लगा है, घर बैठे सबको अपनी चीज़ें मिल रही हैं, अपील भी ये की जा रही है आप अननेसरी बाहर ना निकलें, तो एक समय की मांग है। हम एजुकेशन में बच्चों को मोबाइल से और लैपटॉप से दूर रखते थे, लेकिन आज की तारीख में हमें लैपटॉप और उसी से पढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो बदलते परिवेश के साथ हमें बदलना पड़ेगा। आज हम होटल्स की बात करें, पहले मेरा आज में बदल गया। पहले हम बड़े पार्टीज़ करते थे, सारे करते थे, आज हम पैकेज दे रहे हैं। पैकेज में हम सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, जो हम पहले आउटसोर्स करते थे सारी चीज़ें। तो इसी तरह से अब क्या है कि हमें गेस्ट को या ग्राहक को और ज़्यादा सुविधाएं देनी है और ज़्यादा क्वालिटी उनको देनी है।
आपकी रेट भी कंपेटिटिव होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट भी बेहतर होना चाहिए, आपकी सर्विस भी बेहतर होनी चाहिए, जब भी अब आप मार्केट में टिक पाएंगे। अब मैं यूथ की बात करूं या जो जॉब में हैं, उनको भी मैं ये अपील करना चाहूँगा। इस वक्त हम बात करें कंपनी के ओनर्स की या जो भी चला रहे हैं, आपके जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनकी खुद की हालत ख़राब है सारी कंपनियों की। उनके खुद के प्रॉफिट बहुत कम हो गए हैं। और इस वक्त हम चाहें कि यार मैं 50,000 लेता था, अब शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और करनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी है। वो कब तक चलाएंगे मालिक भी? भैया तो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं या उनके कट कर रहे हैं। जहाँ 100 आदमी काम करते तो वो 50 करेंगे, और यदि 150 नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी को काटेंगे। फिलहाल चाहे से वो 2 महीने के लिए काटें, 4 महीने या 6 महीने। लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से यूथ को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी आगे उसको रोज़गार मिलेगा नहीं। वो जहाँ है जैसा है, हो सकता है उसको डबल भी काम करना पड़े, हो सकता है उसको तनख्वाह भी कम मिले। तो इस वक्त जैसा जहाँ जो है उसको वैसा उसको तालमेल बैठा के करना चाहिए। ये समय ऐसा ही है, आगे समय और विकट आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त यूथ को अपने बिल्कुल धैर्य से, शांति से, जो जहाँ जो काम कर रहा है, जैसा वो चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बैठा के वो उसको अपना काम करे और कोशिश करे वो नए से नए आइडियाज़ भी अपने ओनर्स को दें, जिससे उसकी खुद की एक पहचान बने और उसकी एक उपयोगिता कंपनी को भी समझ में आए। पवन सर, जैसे आपने अभी बताया हमें कि जैसे बदलाव आ रहे हैं, डेफिनेटली देखने को भी मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में। ग्रैंड सफारी के लिए आपने क्या बदलाव किए, किस तरह की स्ट्रेटजीज आपने कोरोना काल को देखते हुए बदली, किस तरह के अपने होटल इंडस्ट्री में ये कोप अप किया कि भाई अपना बिजनेस भी उसी तरह से रनिंग रहे, ग्राहकों को भी संतुष्टि मिले, या उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको देखते हुए आपने अपने होटल इंडस्ट्री में ग्रैंड सफारी में क्या बदलाव किए सर? देख, कोरोना के बाद में एक परमिशन मिली कि भाई 50 लोगों तक आप शादी के आयोजन आप कर सकते हैं परमिशन लेके। और हमने स्टाफ तो रखा हुआ था, कोरोना काल में भी हम उनको 2 महीने तक जो घर जाना चाहते थे उनको व्यवस्था की, और जो यहाँ रहना चाहते थे उनको हमने रोके रखा सफारी में, ग्रैंड सफारी में और भी यूनिट्स में। और उसके बाद जब ओपन हुआ तो हमें तकलीफ़ नहीं आई स्टाफ की, क्योंकि हमारे पास स्टाफ था अवेलेबल। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी कि भाई इसको सैनिटाइज़ भी करना है, बिल्डिंग को भी सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, जिस एरिया में पार्टी हो जाए उसके बाद उसको पूरे एरिया को फिर सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखना है। जो हॉल हमारे 300 लोगों की पार्टी के थे उनको हमने 50 लोगों के हिसाब से सेट किया। और अभी जो लास्ट सीज़न गया है वो शादी का था, काफ़ी ज़बरदस्त सीज़न था शादियों का। बहुत शादियाँ कैंसिल भी हुई, लेकिन जिन्होंने शादी की उनके लिए हमने विशेष पैकेज की उसमें तैयारी की कि कोरोना में कि शादी करने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं आए। तो हमने उसमें पूरा खाना दिया उनको, स्टेज दिया, पूरा डेकोरेशन किया, म्यूज़िक की व्यवस्था की उनके लिए, और मंडप भी बनाया हमने, और पंडित की भी व्यवस्था की कि उनको कहीं कोई किसी भी तरह की वरमाला वगैरह सारी व्यवस्था होटल ने की। और एक बिल्कुल इकोनॉमिक पैकेज बनाया, 1 लाख सुविधाएं उनको दी हमने, और वो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला उसको। तो काफ़ी अच्छा हम लोगों ने अभी शादियों में काफ़ी शादियां की अभी हमने इस सीज़न में, और पूरा हमने गवर्नमेंट एडवाइजरी का ध्यान में रखते हुए सारा किया हमने भी बदलते पड़े। अब मैं कहूँ, अब मेरे 300 का बैंकेट है, हम 50 कैसे करेंगे? हमने 50 किया, जैसा होगा उस हिसाब से अपने आप को ढालना होगा अपने को, तो अपने आप चलेगा। आज नहीं तो कल खुलेगा, चीज़ें तो सारी खुलेंगी, दिवाली बाद खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जैसा है वैसा करना चाहिए। सर, आप जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इस ड्यूरिंग कोविड काल में भी आपने काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी रही है। तो थोड़ा सा बताएंगे किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में आप रहते हैं, किस तरह का आपका रहता है कि भाई एक जो ज़रूरतमंद है उन तक आपकी सेवा पहुंचती रहे, तो किस तरह से आप इसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं? देखिए, सेवा का जो एक जज्बा है वो तो खैर मेरे बचपन से ही सीखा है पापा से। मैंने पापा को शुरू से देखा है, और आज भी मैं देखता हूँ कि वो छोटे से चिड़िया से लेके बड़े से बड़े ज़रूरतमंद लोग की आज भी मदद करते हैं।
उनका जीवन की शुरुआत या दिन की शुरुआत होती सेवा भाव से, चाहे से छोटे पक्षी की बात करें या स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, गायों की बात करें, ज़रूरतमंदों की बात करें, कहीं भी किसी को भी ज़रूरत हुआ तो पापा ने बचपन से लेके जो मैं देखता आया हूँ, हर संभव यथासंभव उनने मदद करने की कोशिश की। तो जो चीज़ हमने देखा, बड़े भाई साहब से सीखा या परिवार से सीखा, तो वो जब चीज़ें आदमी देखता है तो वैसा करता भी है। तो मैं स्कूल में जब छोटा था तो एक भावना थी, उस वक्त तो 10 पैसे 25 पैसे ऐसे ही मिला करते थे, तब भी एक भावना थी कि कोई मिल गया तो यार मैं भी उसकी मदद करूं। मदद किसी भी रूप में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल हो, तन मन धन से मदद होती है। तो वो फिर स्कूल में, कॉलेज में, फिर आगे भी बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं एक भावना हुआ करती थी कि यार कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करते रहें कि एक जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ना, वो किसी दुखी को आप मदद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी मदद करेंगे तभी होगा, आप छोटी छोटी मदद करेंगे ना तो उससे भी बहुत सुकून, उसको तो मिलेगी मदद, आपको भी बहुत सुकून मिलता है। तो वो एक जज्बा था, उसी जज्बे को देखते हुए मैं व्यापार मंडल से भी जुड़ा, लंबे समय से मैं अध्यक्ष हूँ आवास सड़क से भी, और यहाँ से भी फिर लॉयंस में भी जुड़े, और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं से आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और हर जगह मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी माध्यम से मैं किसी के काम आ सकूं, किसी की मदद कर सकूं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं चाहे व्यापार भी करता हूं, आज मैं चाहे होटल में भी हूं, तो यहाँ भी कोई मेरे पास दुखी या तकलीफ़ में या कोई गरीब आ गया तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या मेरी तरफ से एफर्ट कर सकता हूँ तो वो मैं करता हूँ। सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि समाज को अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी जो करंट सिनेरियो है और आने वाला जो समय है, प्लस किस तरह से युवाओं को अपना एक थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि भाई किस तरह से अभी जाना चाहिए, पैनिक की स्थिति है उसको किस तरह से थोड़ा सा अपने आप को उनमें संयम रखना चाहिए, तो एक समाज के लिए सर मैसेज। देखिए, कोरोना काल में हमने देखा कि जो साथ में रहते थे, परिवार के साथ हो, मित्रों के साथ हो, या जो सामूहिक रूप से रहा करते थे, उनको इतनी तकलीफ़ नहीं आई। उन्होंने चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो जुड़े रहे। परिवार में जो संयुक्त रूप से रहते थे तो पता ही नहीं चला कि 2 महीने का टाइम कैसे निकल गया। और जो अकेले रहा करते थे उनको बड़ी तकलीफ़ तो रहती थी कि एक बंद कमरे में या बंद फ्लैट में या बंद मकान में उनको बिल्कुल कैद कर दिया गया है, कोई बोलने वाला नहीं, चालने वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग आपसी द्वेष खत्म करें, प्रेम बढ़ाएं आपस में, चाहे से वो परिवार में हो, दोस्तों में हो। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी प्रेम बढ़ाएं। देखो, प्रेम बढ़ाएंगे तो व्यापार में भी वो आदमी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। परिवार में प्रेम बढ़ाएंगे, परिवार आपके साथ खड़ा होगा। दोस्तों में प्रेम बढ़ाएंगे, दोस्त आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपनी छोटी सोच को हम बड़ा करें, और एक जो छोटा मुनाफा होता है, शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं, उससे दूर जाएं। हम लंबा सोच के चलें और आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ाएंगे। तो ये कोरोना से हमें यही संदेश मिला है। आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे, हमारा जो इंडियन कल्चर रहा हुआ है साथ रहने का, प्रेम से रहने का, हम उससे दूर जाएंगे तो आप देख रहे हैं अभी कितना डिप्रेशन में चल रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं। इनसे हमें को सीखना चाहिए कि हमें हमारी बातें साझा करनी चाहिए आपस में। अगर आप तकलीफ़ में तो अपने जो भी मित्रों से करें, परिवार से करें, माँ बाप से करें, पत्नी से करें, बेटे से करें, कहीं ना कहीं आप अपनी बात को शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो 100% आपको मदद मिलेगी और आप अपने आप को बहुत मेंटली हल्का महसूस करेंगे। तो मैं संदेश ये देना चाहूँगा, प्रेम से रहें, आपसी द्वेष को कम करें, लड़ाई झगड़े का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और युवाओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे अवसर हैं काम करने के लिए, अवसर हमको ही ढूंढने पड़ेंगे, हम डिपेंड नहीं बने किसी के ऊपर। आप खुद में आप जज्बा है, आप खुद में हिम्मत क्रिएट करिए कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। भाई कोई करके तो आप कभी भी किसी भी सफल आदमी को देखिएगा, वो बैकग्राउंड कैसा रहा उसका, चाहे हम स्पोर्ट्स में चले जाएं, चाहे हम बड़े इंडस्ट्रीज में चले जाएं, बड़े राजनीतिज्ञ चले जाएं, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए किस तरह उन्होंने मेहनत की और आज वो कहाँ पहुँचे। तो युवाओं को मैं ये संदेश देना, जो शॉर्टकट नहीं है सफलता के, तसल्ली से चलें, सोच के चलें, और जब चलें तो उसको अंजाम भी दें आप।
थैंक यू सो मच पवन सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतने अच्छे विचार हमारे साथ शेयर किए। समय हम लोग पवन सर से समय समय पे आपको रूबरू कराते रहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप पवन सर से कभी भी जुड़ सकते हैं। इसीलिए आप आज ही हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चैनल से जुड़ के रहें। द लेमन बॉक्स मीडिया हमारा चैनल है। थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू सो मच।